अब हम देखेंगे कि दो सोर्सेज के दरमियान कम्प्लेक्स पावर कैसे फ्लो करती है। तो इस केस के लिए हम दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज अज्यूम करते हैं जिनके दरमियान लाइन की इम्पीडेंस मौजूद है। यहाँ पे लाइन की इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें ये R है, और क्योंकि ये इंडक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब है हम इस इम्पीडेंस को प्लस JX के साथ कंप्लीट करेंगे। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो दोनों सोर्सेज के दरमियान एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फ्लो है वो कैसे डिटरमिन होगा और वो फ्लो किन पैरामीटर्स पे मेन डिपेंड करेगा। सो लेट्स लेबल इट V1 V2। फॉर टाइम बीइंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो V1 से V2 की तरफ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I12 से। यही चीज़ यही चीज़ हम V2 की तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त करंट की जो हम लेबल करेंगे उसको हम I21 लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो ये V1 है ये बेसिकली एक फेज़र है, ये भी एक फेज़र है। तो दोनों वोल्टेज सोर्सेज के मैग्नीट्यूड भी होंगे और दोनों के एंगल्स भी होंगे। सो उनको हम लिख सकते हैं V1 का जो फेज़र है ये बेसिकली V1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा 1 इसका फेज एंगल है, जबकि V2 को हम लिख सकते हैं V2 का मैग्नीट्यूड और एंगल हम लिख सकते हैं डेल्टा 2। I12 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि I12 इस ब्रांच के अंदर फ्लो कर रहा है, तो किसी भी इम्पीडेंस या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को निकालने के लिए हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज का पता होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने करंट की डायरेक्शन V1 से अज्यूम की है, सो इस केस में हम V1 को हायर पोटेंशियल साइड लेंगे और V2 को लोअर पोटेंशियल साइड लेंगे। सो हमारे पास जो I12 फ्लो कर रहा होगा जो कि एक फेज़र है, ये बेसिकली V1 फेज़र माइनस V2 फेज़र डिवाइडेड बाय ZR। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। I12 फेज़र इज इक्वल टू V1 का मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा 1 माइनस V2 मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा 2 ओवर Z हमारे पास है R प्लस JX। सो हमें अब हम Z को भी मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे Z है ये हमारे पास Z मैग्नीट्यूड और एंगल गैमा को हम इसके फेज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम I12 को मज़ीद लिख सकते हैं गैमा। अब हम इस टर्म को दोनों न्यूमरेटर की टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड करके लिख लेते हैं। जब हम अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो लेट मी डू दिस स्टेप। अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड और फेज को आपने अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो इसको मज़ीद इस तरह लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड आपस में सिंपली डिवाइड होंगे, जबकि जो फेजेस होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो V1 ओवर Z एंगल डेल्टा 1 माइनस गैमा
माइनस V2/Z और डेल्टा 2 माइनस गैमा हमारे पास आ जाएगा। अब हमने I12 निकाल लिया है। I12 के निकालने का मकसद ये था कि हमने एट द एंड कम्प्लेक्स पावर निकालनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स पावर होती है वो हमारे पास VI कॉन्जुगेट होता है। तो अब हम इसी I12 को यूज़ करके कम्प्लेक्स पावर निकालेंगे। I12 को इस्तेमाल करके हम S12 कम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं। तो S12 का फार्मूला होगा V1 I12 का कॉन्जुगेट। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि अगर हमें S21 निकालना है तो हमें V1 की जगह V2 लिखना होगा और I12 की जगह I21 का कॉन्जुगेट लिखना होगा। यहाँ पे S12 ये रिप्रेजेंट करता है कि सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ कितनी एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो हो रही है। अगर तो साइंस P और Q के पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब ये होगा कि दोनों एक्टिव और रिएक्टिव पावर सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ फ्लो होंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स पावर को हम P प्लस जे क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये कम्प्लेक्स पावर एक सोर्स के लिए लिखी गई है तो वो सोर्स एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा है, और अगर यही कम्प्लेक्स पावर एक लोड के लिए लिखी गई है तो इसका मतलब ये होगा कि लोड एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे S12 का ये मतलब होगा कि कितनी कम्प्लेक्स पावर का फ्लो दोनों सोर्सेज के दरमियान हो रहा है। अगर तो S12 का आंसर P प्लस जे क्यू की फॉर्म में आता है, यानी P भी पॉजिटिव आ रहा है और Q का साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि सोर्स 1 से 2 की तरफ एक्टिव और रिएक्टिव दोनों फ्लो कर रही हैं। अगर S12 का आंसर P माइनस जे क्यू की फॉर्म में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्टिव पावर सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन रिएक्टिव पावर सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ फ्लो कर रही होगी। और अगर आप कन्वर्सली S21 निकालेंगे तो इस केस के लिए माइनस P प्लस जे क्यू आंसर आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि एक्टिव पावर सोर्स 1 से 2 की तरफ फ्लो कर रही है और रिएक्टिव पावर सोर्स 2 से 1 की तरफ फ्लो कर रही है। S12 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि V1 और I12 के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि V1 को हमने लिखा हुआ है V1 मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा 1, और I12 हमारे पास ये निकला था। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एंगल्स के साथ साइन चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेके लिख रहा हूँ। मेरे पास अब आ जाएगा V1/Z मैग्नीट्यूड एंगल माइनस डेल्टा 1 प्लस गैमा माइनस V2/Z मैग्नीट्यूड एंगल माइनस डेल्टा 2 प्लस गैमा। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हम वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जबकि फेज एंगल्स आपस में ऐड होंगे। डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास गैमा रह जाएगा। जबकि वोल्टेज जब करंट की इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अगेन सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, जबकि एंगल्स को हम ऐड करके लिखेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस गैमा। मैं इसको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। S12 इज इक्वल टू, अब हमारे पास V1 का स्केयर
z एंगल गैमा माइनस v1 v2 ओवर z मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस गैमा। अब हम s को p और q की फॉर्म में लिखेंगे। s को p और q की फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फॉर्म को कॉस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि हमने जब रियल पार्ट लिखना हो तो हम इसी चीज़ को कॉस के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो हम इसी चीज़ को साइन के साथ लिखेंगे। तो अब हमें पता है कि कम्प्लेक्स पावर का जो रियल पार्ट है वो एक्टिव पावर होती है। तो P12 हमारे पास आएगा V1 स्केयर ओवर Z एंगल, सॉरी यहाँ पे अब कॉस आ जाएगा गैमा माइनस V1 V2 Z और एंगल कॉस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस। इसी तरह रिएक्टिव पावर को हम लिखेंगे। अब हमारे पास P12 और Q12 के दो रिलेशंस आ गए हैं। मज़ीद रिजल्ट्स को डिड्यूस करने के लिए अब हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेंगे। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी नॉर्मली x ओवर r रेशो बहुत ज़्यादा होती है। x ओवर r रेशो के ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू ज़्यादा होगी r से। सो इस तरह के केस के अंदर हम r को इग्नोर भी कर सकते हैं। r को इग्नोर करने से हमारे पास यहाँ पे इम्पीडेंस में सिर्फ x की टर्म रह जाएगी। सो यहाँ पे जो हमने z इज इक्वल टू प्लस जे एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे पास r को हमने ज़ीरो कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ x का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है तो अब हमारे पास सिर्फ ये जो j है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके लिख लेते हैं। सो अब हमारे पास P12 में यहाँ पे cos गैमा की जगह cos 90 आ जाएगा। सो इसी P12 को मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ V1 स्केयर Z cos 90 माइनस V1 V2, सॉरी यहाँ पे आप z की बजाय x कर लें, यहाँ पे भी x आ जाएगा cos। अब मैं इस 90 को पहले लिख लेता हूँ प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि cos 90 हमारे पास ज़ीरो होता है। सो हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ cos 90 प्लस दिस एंगल रिप्लेस हो जाएगा साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 विद द नेगेटिव साइन। सो वो जो नेगेटिव साइन आएगा वो इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो V1 V2 ओवर x मैग्नीट्यूड साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास P12 का रिजल्ट आ गया। इसी तरह अब हम Q12 पे वही assumptions अप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का हमें मतलब पता है कि 1 होता है। सो हमारे पास यहाँ पे सिंपल V1 स्केयर ओवर Z रह जाएगा। सो Q12 साइन 90
यहाँ पे हमारे पास साइन 91 हो जाएगा, जबकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो एंड रिलेशन निकलेगा वो v1 स्क्वायर ओवर x मैग्नीट्यूड माइनस v1 v2 ओवर x cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में v1 कॉमन लिया जा सकता है, सो मेरे पास एंड रिजल्ट q12 का आ जाएगा v1 कॉमन v1 ओवर x माइनस v2 ओवर x cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। इस x को भी कॉमन लिया जा सकता है, सो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एंड रिजल्ट निकल आया है v1 ओवर x और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है v1 माइनस v2 cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। हमने p और q के जो दो रिलेशंस निकाले हैं, अब इनको यूज़ करके हम कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे। हम देखेंगे कि एक्टिव पावर का फ्लो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। v2 मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और x भी मैग्नीट्यूड है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि p12 में इतना हिस्सा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन की टर्म नेगेटिव तभी हो सकती है अगर हमारे पास डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का आंसर नेगेटिव आए, यानी p12 नेगेटिव तभी हो सकती है अगर हमारे पास साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का आंसर नेगेटिव है। और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 और साइन का आंसर नेगेटिव तभी आ सकता है अगर हमारे पास डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 नेगेटिव हो। p12 के पॉजिटिव आने का मतलब है कि एक्टिव पावर सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन p12 के नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि एक्टिव पावर सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ फ्लो कर रही है। सो अब हमारे पास हमें ये पता चला कि अगर हमने एक्टिव पावर के फ्लो को चेंज करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे, हम एक्टिव पावर के फ्लो की बात कर रहे हैं, यानी एक्टिव पावर के साइन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने एक्टिव पावर के फ्लो को चेंज करना है तो हमें दोनों एंगल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अगर दोनों एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी हमारे पास एक और केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास p12 का आंसर 0 आए। p12 का आंसर 0 तभी आ सकता है जब साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का आंसर 0 हो, और इस केस में आपका डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 0 होगा, और इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि p12 0 होने का मतलब ये है कि एक्टिव पावर ना तो सोर्स 1 से 2 की तरफ जा रही है, ना ही सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों सोर्स के फेजेस को बराबर कर देते हैं तो हमारे पास एक्टिव पावर का फ्लो नहीं होगा, जबकि अगर हम एक्टिव पावर के फ्लो को सोर्स 1 से 2 की तरफ रखना चाहते हैं तो हमें डेल्टा 1 को डेल्टा 2 से ग्रेटर रखना होगा। इस केस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि p12 का आंसर पॉजिटिव आए तो हमें साइन को पॉजिटिव करना होगा, और साइन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 पॉजिटिव आए, यानी आपके पास डेल्टा 1 ग्रेटर हो डेल्टा 2 से। सो अब हम यहाँ से जो रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं उनमें हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि एक्टिव पावर का फ्लो सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ हो
तो सोर्स 1 का फेज एंगल सोर्स 2 से ज़्यादा रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक्टिव पावर का फ्लो सोर्स 2 से 1 की तरफ हो, तो हमें सोर्स 2 के फेज एंगल को सोर्स 1 के फेज एंगल से ज़्यादा रखना होगा। और अगर हम एक्टिव पावर का फ्लो नहीं करवाना चाहते, तो तब हमें दोनों के डेल्टास को बराबर रखना होगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट जनरेटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनके सब के डेल्टाज इक्वल हों। अगर डेल्टा में फ़र्क आ जाता है तो उससे कुछ जनरेटर्स सोर्स की बजाय सिंक का काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें एक्टिव पावर के फ्लो के मुतालिक पता चला कि एक्टिव पावर का फ्लो मैग्नीट्यूड्स पे नहीं बल्कि फेजेस पे डिपेंड करेगा। एक्टिव पावर के रिलेशन से हमें एक और इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि मैक्सिमम एक्टिव पावर कब फ्लो होगी। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर फ्लो करवाने के लिए हमें साइन की टर्म को 1 करना होगा। सो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर हमने P12 को मैक्सिमम करना है, सो मैक्सिमम करने के लिए हमें साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 को 1 करना होगा। साइन का आंसर 1 तभी हो सकता है जब उसका एंगल 90 डिग्री हो, यानी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 90 डिग्री के इक्वल हो। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, यानी दोनों फेजेस दोनों सोर्सेस के फेजेस के दरमियान 90 डिग्री का फेज शिफ्ट एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकली ये इतना एंगल नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी P12 की, जब हमारे पास डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ये वैल्यू V1 V2 ओवर x बन जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कि मैक्सिमम एक्टिव पावर की हम अचीव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रिएक्टिव पावर के रिलेशंस को यूज़ करके हम कौन से रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। सो रिएक्टिव पावर के फ्लो को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास V1 X और V2 इन सब का आंसर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो डेल्टा के दरमियान हम फेज डिफरेंस ले रहे हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम रखना है, यानी ये स्मॉल चेंजेस के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो अब हम अगर देखें कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमारे पास कॉज का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर इस टर्म का आंसर पॉजिटिव रह रहा है, तो अब हमारे पास V1 और V2 के आपस में ये जो नेगेटिव साइन है ये डिटरमिन करेगा कि आइदर इस पूरी टर्म का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सो Q12 का आंसर पॉजिटिव लाने के लिए हमें V1 को ग्रेटर रखना होगा V2 से। इसी तरह Q12 का आंसर नेगेटिव लाने के लिए हमें V2 का मैग्नीट्यूड V1 से ग्रेटर रखना होगा। जबकि अगर हम Q12 को ज़ीरो करना चाहते हैं, यहाँ पे Q12 के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि दोनों सोर्सेज के दरमियान कोई रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं कर रही होगी। सो तब हमें V1 और V2 को इक्वल रखना होगा। V1 और V2 को इक्वल रखने का मतलब ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो नेट डिफरेंस आएगा वो नियरली ज़ीरो होगा, और जो कॉज का आंसर ज़ीरो एंगल के बराबर होगा, यानी जब हमारे पास एंगल
डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू नियरली ज़ीरो होगा, तो तब हमारे पास कॉज का आंसर नियरली वन आएगा। तो उस केस में V1 और V2 का जो डिफरेंस होगा वो आइदर ज़ीरो हो जाएगा या बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी। पास जो 3 रिजल्ट्स निकले हैं वो हमने ये देखा कि अगर हम रिएक्टिव पावर का फ्लो सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ करवाना चाहते हैं, यानी हम Q12 का आंसर पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, तो हमें सोर्स 1 का मैग्नीट्यूड सोर्स 2 से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम रिएक्टिव पावर का फ्लो सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ करवाना चाहते हैं, यानी Q12 को हमने नेगेटिव रखना है, तो हमें सोर्स 2 के मैग्नीट्यूड को सोर्स 1 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा करना होगा। और अगर हम दोनों सोर्सेज के दरमियान रिएक्टिव पावर के फ्लो को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फॉर स्मॉल डिफरेंस इन फेजेस हमारे पास Q12 का आंसर ज़ीरो तब होगा जब हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को इक्वल रखेंगे। सो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के रिलेशन से हमने जो मेन रिजल्ट डिराइव किए हैं उनमें हमें ये पता चला कि एक्टिव पावर का फ्लो सोर्सेज के फेजेस के डिफरेंस की बेस पे होगा, यानी फेज एंगल्स की डिफरेंस के बेस पे डिटरमिन होगा, जबकि रिएक्टिव पावर का फ्लो दोनों सोर्सेज के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस पे डिटरमिन होगा। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फ्लो को समझने के लिए हम ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो सोर्सेज हैं। सोर्स 1 हमारे पास 120 एंगल -5 और सोर्स 2 100 एंगल 0 है, जबकि हमारे पास इन दोनों सोर्सेज के दरमियान जो लाइन इम्पीडेंस है वो 1 + j7 है। अब हम क्या करते हैं कि हम P12 और Q12 के रिलेशंस हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो अब हम इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए P12 और Q12 फाइंड करेंगे। P12 और Q12 के आंसर्स के साइंस को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा सोर्स एक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा सोर्स रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी बताते चलूँ कि P12 से कि साइन से ये तो डिटरमिन हो जाएगा कि आइदर ये सोर्स एक्टिव पावर सोर्स 1 से 2 की तरफ फ्लो कर रही है या सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि सोर्स 1 की तरफ कितनी एक्टिव पावर आ रही है या सोर्स 1 से कितनी एक्टिव पावर जा रही है। यानी हमें सोर्स 2 के एक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन हमें इन रिलेशन से नहीं पता चलेगी, कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर को फाइंड करने के लिए हमें इन रिलेशंस को चेंज करना होगा। यानी हम यहाँ पे P12 की बजाय P21 निकालेंगे। P21 के केस में हमारे पास इस पूरे रिलेशन के अंदर V1 और V2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे V1 है तो V2 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी अपनी अपनी पोजीशन रिप्लेस करेंगे, यानी डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 2 आ जाएगा और डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 आ जाएगा। सेम यही चीज़ Q12 पे भी अप्लाई होगी। सो अब अगर हमने P12 का आंसर निकालना है तो हम इसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एट द एंड आंसर निकला -97.46 वाट। सो इस आंसर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि सबसे पहले देखेंगे साइन नेगेटिव आ रहा है। साइन नेगेटिव आने का मतलब ये है कि P12 की जो कन्वेंशन है इसके मुताबिक जब इसका आंसर पॉजिटिव आना था तो इस वक्त इसका ये मतलब होना था कि सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ एक्टिव पावर फ्लो कर रही है। लेकिन अब इसका आंसर क्योंकि नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि जो सोर्स 1 की तरफ एक्टिव पावर आ रही है वो 97.46 है। यानी ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्टिव पावर सोर्स 2 से 1 की तरफ फ्लो कर रही है और सोर्स 1 की तरफ आने वाली एक्टिव पावर है 97.46। इसी तरह रिएक्टिव पावर के रिलेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलता है 366.3। Q12 के पॉजिटिव आंसर का मतलब ये है कि सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है, जबकि ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि सोर्स 1 इतनी रिएक्टिव पावर बना रहा है। जब हम
P12 और Q12 को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स पावर बन जाएगी। तो अब हमने कम्प्लेक्स पावर किस फॉर्म में निकालनी है, P प्लस जे क्यू की फॉर्म में। तो हमने साइंस जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आए हैं उसी तरह हमने यहाँ पुट कर दिए है, तो हमारे पास ये चीज़ कम्प्लेक्स पावर आ गई। इसी तरह हम सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ फ्लो होने वाली कम्प्लेक्स पावर को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रिलेशंस हमने डिराइव किए थे उनमें अब हमें सिर्फ ये चेंजेस करनी होगी, क्योंकि पहले हम P12 निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, P21। सो अब हम जहाँ पे हम V1 लिख रहे थे वहाँ पे V2 आ जाएगा, और जहाँ पे हम डेल्टा 1 लिख रहे थे वहाँ पे डेल्टा 2 आ जाएगा। सेम इज़ द केस विद V2 एंड डेल्टा 2, और Q21 में भी यही चेंजेस की जाएंगी। सो जब ये चेंजेस कर ली जाएंगी तो उसके बाद हमने इनमें वैल्यूज पुट की और हमारे पास एट द एंड एक्टिव पावर का ये आंसर आया। तो अब हम देखते हैं कि इस आंसर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले देखें कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव पावर सोर्स 2 से सोर्स 1 की तरफ फ्लो कर रही है। और इस नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि सोर्स 2 इतनी एक्टिव पावर बना रहा है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि P21 से हमें सिर्फ सोर्स 2 की एक्टिव पावर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें सोर्स 1 के जो एक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसको निकालने के लिए हमें P12 को निकालना होगा। साइन से हमें ये पता चल सकता है कि एक्टिव पावर का फ्लो आइदर सोर्स 1 से 2 की तरफ हो रहा है या सोर्स 2 से 1 की तरफ हो रहा है। तो इसी तरह Q21 का आंसर निकालने के लिए हमने चेंजेस करने के बाद वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो Q21 का आंसर आया है वो हमारे पास -294.58 आया है। तो इस आंसर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये होगा कि रिएक्टिव पावर सोर्स 1 से 2 की तरफ फ्लो कर रही है, और इस नंबर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि सोर्स 2 की तरफ इतनी रिएक्टिव पावर आ रही है। हमने P21 को और Q21 को कंबाइन करके कम्प्लेक्स पावर लिख ली है। अब अगर हम लाइन लॉस निकालना चाहते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ है, तो अब हमने जो दो कम्प्लेक्स पावर्स निकाली हैं हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे नोट करें ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ऐड हो रहे। माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा कि P और Q के साथ जो साइन है वो ऑटोमेटिकली रिलेशंस के अंदर जो हमारे पास आए हमने वही यूज़ करने हैं। और ये जो साइन है ये ऑलरेडी हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फ्लो कैसे हो रहा है। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने लाइन लॉस निकालना है तो आपने कम्प्लेक्स पावर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सो अब हमारे पास जो लाइन लॉस निकला है वो हमारे पास ये चीज़ आई है। तो इस आंसर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, इसका मतलब है ये P प्लस जे क्यू की फॉर्म में है। रियल पार्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो दरमियान में इम्पीडेंस है, यानी ये इम्पीडेंस, इसमें एक्टिव पावर का फ्लो इनवर्ड्स है। यानी क्योंकि देखें ये लोड है, तो हम पहले देख चुके हैं कि लोड के लिए कम्प्लेक्स पावर की कन्वेंशन ये होती है कि अगर कम्प्लेक्स पावर का आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि एक्टिव पावर उस लोड की तरफ फ्लो कर रही है। और इसी तरह की रिएक्टिव के लिए भी है कि अगर आपके पास रिएक्टिव पावर का आंसर पॉजिटिव आ रहा है जैसे इस केस में, तो इसका मतलब है कि रिएक्टिव पावर फ्लो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रही है। अब हम अगर सिर्फ एक्टिव पावर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है -97। सो इसका मतलब हमारे पास क्या था कि सोर्स 1 की तरफ इतनी एक्टिव पावर फ्लो कर रही है। अब इस पूरे सर्किट में क्योंकि दो सोर्सेज मौजूद हैं, एक सोर्स की तरफ अगर एक्टिव पावर फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है दूसरा सोर्स ऑफ कोर्स एक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा होगा। अब जो दूसरे सोर्स की एक्टिव पावर आई है वो प्लस साइन के साथ 107.3 आई है, तो अब दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, यानी ये 97 है और ये हमारे पास आई है 107।
सो अब वो जो डिफरेंस आया है वो दरमियान में जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक्टिव पावर का जो ड्रॉप हुआ है वो है, जबकि रिएक्टिव पावर इसी तरह हमारे पास सोर्स वन की रिएक्टिव पावर प्लस साइन के साथ 363 आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारे पास Q21 का आंसर नेगेटिव साइन के साथ 294 है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिव पावर सोर्स 1 से 2 की तरफ फ्लो कर रही है। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो दरमियान में जो इंडक्टर है वहाँ पे जो रिएक्टिव पावर की कंजम्पशन हो रही है, या वो जो रिएक्टिव पावर वो इंडक्टर ड्रॉ कर रहा है वो हमारे पास ये 68.8 VAR से रिप्रेजेंट हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक मिस्टेक के चांस यहाँ पे है कि जो हमने P12 और Q12 का एंड रिलेशन डिराइव किया था जैसा कि ये है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे x आ रहा था। इन रिलेशंस को डिराइव करते हुए हमने कुछ अजम्पशंस ली थी। हमने अजम्पशंस ये ली थी कि हमारे पास जो सर्किट था उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसके x/r रेशो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने r को इग्नोर कर दिया था। सो जब आपके पास r नहीं होगा तो तब आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें r की एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है, सो अब यहाँ पे हम r को इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है कि ये रिलेशन अब हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। P12 और Q12 के ये जो फाइनल रिजल्ट्स निकले हैं, इससे जो पिछले स्टेप था उसमें हमारे पास ये रिलेशंस थे जिसके अंदर हमने R को इग्नोर नहीं किया था और हम Z इस्तेमाल कर रहे थे और Z का रिलेटेड जो एंगल था वो इस रिलेशन में यूज़ कर रहे थे। सो इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने P12 और Q12 के सिंप्लीफाइड रिलेशंस को नहीं यूज़ करना, बल्कि उनके जो एक्चुअल रिलेशंस हैं उनको यूज़ करना है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एंड पर्पस है S12 और S21 निकालना है, तो हम इनके बेसिक फार्मूलाज पे चले जाते हैं। S12 को निकालने के लिए हमें पता है हमें V1 I12 कॉन्जुगेट निकालना है, जबकि S21 को निकालने के लिए हमें V2 I21 कॉन्जुगेट निकालना है। सो हम इसी तरह इन रिलेशंस को यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो I12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस V2 ओवर Z। सो हमारे P12 हमें पता है 120 एंगल -5 माइनस V2 100 एंगल 0 और Z हमारे पास 1 + J7 है। सो हमारे पास जो I12 का आंसर निकलेगा वो हमारे पास होगा 3.135 एंगल -110.02 और हमें S12 निकालने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना है। सो I12 का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास ये होगा कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एंगल का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने S12 निकालने के लिए V1 को I12 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आपस में दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि एंगल्स दोनों के ऐड होंगे। तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास 376.2 एंगल 105.2, और इसी को जब हम एक्टिव प्लस रिएक्टिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास -97.5 वाट प्लस J363.3 VAR आ जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स पावर की एक यूनिट लिखते हैं तो फिर हमें VA मेंशन करना होगा। तो अब अगर हम इन रिजल्ट्स को कंपेयर करें, जो हमने पहले रिजल्ट्स निकाले हैं S12 के, फिर देखें P12 का आंसर -97.46 निकला है और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 97.5 आंसर निकला है। जबकि इसी तरह हमारे पास
Q12 का आंसर 363 और यहाँ पे हमारे पास 363। सो दोनों मेथड वैलिड हैं। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप P12 और Q12 के रिलेशंस यूज़ कर रहे होंगे तो आपने सिंप्लीफाइड रिलेशंस को सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करना है अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं मौजूद। में हमने देखा कि हमारे पास जो एक्टिव पावर का फ्लो होगा वो मेनली दोनों सोर्सेज के फेज एंगल्स के डिफरेंस के बेस पे डिटरमिन होगा। जिस सोर्स का फेज एंगल ज़्यादा होगा तो एक्टिव पावर उस सोर्स से आउट हो रही होगी, जबकि रिएक्टिव पावर के लिए हमने देखा कि रिएक्टिव पावर का फ्लो मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड करेगा। जिस सोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिएक्टिव पावर उस सोर्स से आउट हो रही होगी। यही चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं लोड्स के लिए भी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इंडक्टिव लोड लगा हो, इंडक्टिव लोड के केस में हमें पता है कि रिएक्टिव पावर, क्योंकि इंडक्टिव लोड एब्जॉर्ब करता है, कि हमारे पास रिएक्टिव पावर का फ्लो हमेशा इस तरह से हो रहा होगा, सोर्स से लोड की तरफ हो रहा होगा। अब हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर रिएक्टिव पावर का फ्लो सोर्स से लोड की तरफ हो रहा है तो ऑफ कोर्स सोर्स की जो वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी लोड से, यानी आपके सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग से ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम एक सोर्स ले लें और यहाँ पे हमारे पास एक RC लोड लगा हुआ है या सिर्फ कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे ये कैपेसिटर मैं आइडियल अज्यूम करता हूँ। आइडियल से मुराद ये है कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है या ESR ज़ीरो है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में रिएक्टिव पावर के फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर के केस में हमारे पास रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम लोग पावर सिस्टम एनालिसिस के कोर्स में पढ़ चुके हैं फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, और उसका मेनली रीज़न ये होता है कि अगर आप एक लॉन्ग लाइन के साथ कोई लोड नहीं कनेक्ट करते या कोई कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर देते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन की अपनी कैपेसिटेंस और उस लोड की कैपेसिटेंस ऐड होके ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होता है वो कैपेसिटिव क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाती है और रिएक्टिव पावर का फ्लो जो है वो लोड से सोर्स की तरफ हो जाता है। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करके हम देखेंगे कि अगर एक सिंक्रोनस जनरेटर है तो उसके अंदर जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कंट्रोल है वो हम कैसे करेंगे।